हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। यूपीएससी में एनवायरमेंट इकोलॉजी के कंटेक्स्ट में देखा जाए तो एक चैप्टर होता है स्पीसीज नामक। यहां पर विभिन्न प्रकार की स्पीसीज का अध्ययन, चाहे वो पौधों की हो या फिर चाहे वो एनिमल की हो, इनका अध्ययन करना इंपॉर्टेंट हो जाता है। कारण ये है कि यूपीएससी में हर वर्ष स्पीसीज से आने वाले क्वेश्चंस की संख्या भले ही कम, परंतु ये अन्य की अपेक्षा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। कारण यह है कि इससे आने वाले जो क्वेश्चंस होते हैं ये करंट बेस्ड होते हैं, अर्थात ऐसी समस्त प्रकार की स्पीसी, ऐसी समस्त प्रकार की प्रजातियां, चाहे वो पौधों की हो या फिर वो एनिमल्स की हो, जो चर्चा में रही हैं, जिनके बारे में किसी ना किसी प्रकार के आर्टिकल्स पब्लिश हुए हैं, इनके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। और ऐसी ही एक रेयर स्पीसी के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। मेरा नाम है अभिषेक कुमार और आप सभी का पुनः स्वागत है स्टडी IQIAS के हिंदी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। देखिएगा कि जो ऑस्ट्रेलिया वाला सेक्शन है वहां पर एक जाइंट फ्लावर पाया गया है जिसकी स्मेल आपको आकर्षित नहीं करेगी। अचंभित कर देने वाली बात है कि ये डेड बॉडी, यानी कि जो सड़ी हुई डेड बॉडीज होती हैं, उनके जैसी स्मेल रिलीज करने वाला यह पौधा है, जिसको हाल ही में ऑस्ट्रेलिया की जो प्लेस है जिसको जिलोंग नाम दिया जाता है, लोकेशन अभी मैं बताऊंगा कि ये कहां पर आता है, वहां पर ये पाई गई है। और ये फूलों की एक रेयर स्पीसी है। अर्थात वर्ल्ड में हम जितने भी प्रकार के फूलों के बारे में, जितने भी प्रकार के ट्रीज के बारे में, जितने भी प्रकार के एनिमल्स के बारे में हम पढ़ते हैं, इनमें रेयर स्पीसी वो होती है जो कि वर्ल्ड में कुछ ही स्थानों पर पाई जाती है। जैसे सबसे पहले यदि इसकी हम बात करें तो इसका नाम है एमोफॉर्फिलस टाइटेनम, है ना। आम भाषा में इसको कहा जाता है टाइटन एरम। और ये जो टाइटन एरम है ये बेसिकली मिलती है इंडोनेशिया का जो सुमात्रा आइलैंड है ना, जो पश्चिमी सुमात्रा वाला भाग है, यहाँ पर जो वर्षावन है और जो चूना पत्थर वाले क्षेत्र हैं, यहाँ पर ये उगते हैं। और यहाँ पर इसे नाम दिया जाता है बुंगा बंकाई। इसका क्या मतलब होता है? तो इंडोनेशिया ये लैंग्वेज है। सामान्य भाषा में देखा जाए तो ऐसा पुष्प जो कि डेड बॉडी की स्मेल रिलीज करता है, इसका अर्थ निकल कर आता है। और यही पुष्प अब आपको ऑस्ट्रेलिया में, ये जो कैनबरा है, कैनबरा से और पश्चिम में आप जाएंगे तो मेलबर्न दिखेगा, और मेलबर्न से और अंदर की ओर जाने पर आपको यहाँ एक प्लेस नजर आएगी जिसका नाम है जिलोंग। शिलोंग नहीं, ये नाम है जिलोंग। यहाँ के जो फॉरेस्ट एरिया है में यह पुष्प पाया गया है। अब देखिएगा कि यह दिखने में कुछ इस प्रकार का दिखाई देता है, अर्थात यदि इसके आकार की हम बात करें तो लगभग 10 फीट ये ऊंचा है। और जब आप पश्चिमी घाट पर्वत का अध्ययन करते हैं भारत में तो एक प्लेस आती है नीलगिरी पहाड़ियां, और नीलगिरी पहाड़ियों पर आई थिंक आपने सुना होगा कि एक पुष्प उगता है जिसको नीलकुरुंजी का नाम दिया जाता है। यह 12 वर्ष में एक बार उगने वाला पौधा है। ठीक उसी प्रकार यह भी 1 डिकेड यानी कि लगभग 10 वर्ष में एक बार उगने वाला पौधा है। और इसका देखा जाना वो भी ऑस्ट्रेलिया के एक ऐसे स्थान पर जहां पर यह प्रायः नहीं पाया जाता है, थोड़ी सी इंपॉर्टेंट न्यूज हो जाती है। और इसीलिए आर्टिकल में इसको रेयर स्पीसी का दर्जा दिया जा रहा है। इंडोनेशिया में उगता तो रेयर स्पीसी नहीं होती, परंतु ऑस्ट्रेलिया में उगा है, दैट इज वाई ये रेयर स्पीसी है। और ये जो डेड बॉडी की इसमें से स्मेल आती है, इस स्मेल के द्वारा जो परागणक होते हैं इनको ये आकर्षित करते हैं। परागणक मतलब कि जो ऐसे जीव हैं जो कि पौधों में मौजूद परागकण को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाते हैं, जैसे कि लाइक मधुमक्खियों को आप देखते हैं, छोटे जीव जो होते हैं, है ना, यहाँ पर जो भृंग होते हैं, ततैया होते हैं, तितलियां होती हैं, इन सब के उदाहरण से आप समझ सकते हैं। और इनको आकर्षित करती है। और जिस प्रकार एक कीट बक्षी पौधा इनके द्वारा नाइट्रोजन की प्राप्ति करके स्वयं का विकास करता है, ठीक उसी प्रकार से ये टाइटन एरम भी अपना विकास करते हैं। अब ये जो पूरी की पूरी मैंने आर्टिकल में न्यूज़ दी हुई है, मैं इसको इजी लैंग्वेज में समझाने का प्रयास करता हूँ। यदि आपको इसकी PDF डाउनलोड करनी हो तो ज्योग्राफी बाय अभिषेक कुमार टेलीग्राम चैनल से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और यहाँ पर जितनी भी बातें हैं वो मैं एक बार में बताता हूँ। यानी कि जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि भाई 1 दशक में एक बार खिलता है, ये मैंने सेंटेंस रीड ना करके डायरेक्ट मैंने आपको बता दिया कि 1 दशक यानी कि 10 वर्ष में ये एक बार खिलने वाला पौधा है। जब ये खिलता है तो एक संस्था है जिसको नाम दिया जाता है शिकागो बॉटनिक गार्डन। इन्होंने बताया है कि इस टाइटन एरम में लगभग 400 लाल और नारंगी फलों का जन्म होता है, जिनमें 2 बीज होते हैं। और ये 2 बीजों से फिर अन्य पौधों का जन्म होता है।
जब आप इसका अध्ययन करेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि भाई सबसे पहले इस पौधे को देखा गया था इतालवी वनस्पति शास्त्री जिसका नाम था ओडोआर्डो, है ना, बेकारी। इन्होंने 1878 में इसका वर्णन किया था। अब इनकी कई बुक्स भी पब्लिश हुई हैं जिसमें इन्होंने वर्ल्ड की कई और रेयर स्पीसीज के बारे में बताया है, परंतु चूंकि ये वनस्पति शास्त्री थे इसलिए इनकी यह स्टडी, वनस्पतियों पर की गई स्टडी, बहुत ही ज़्यादा फेमस हुई थी और इन्होंने पहली बार इंडोनेशिया में पाए जाने वाले इस पुष्प का वर्णन किया था। अब याद रखें कि इसके द्वारा जो ज्योग्राफिकल्स होते हैं इनका भी अपना एक मत आया है कि भाई पृथ्वी पर जो जीवन की संभावना है, इसको हम बोलते हैं कि पृथ्वी पर, जैसे जब आप चार्ल्स डार्विन की थ्योरी पढ़ते हैं तो वहां पर आप बोलते हैं कि नेचुरल सिलेक्शन की ये प्रोसेस है, और यहां पर आप बोलते हैं कि होमो सेपियंस का विकास कैसे हुआ। होमो सेपियंस ने अपना, यानी कि जब आप शिवापैथिकस, रामापैथिकस और ड्रायापैथिकस के बारे में पढ़ते हैं तो वहां आपको मालूम चलेगा कि आग कैसे आई, है ना, अंगूठे का उपयोग हमने कैसे करना सीखा। तो ये तमाम प्रकार की जो स्टडीज हैं, इन स्टडीज को बढ़ावा मिलता है इन आर्टिकल्स के द्वारा, और जब ऐसी कोई रियल स्पीसी हमारे न्यूज़ में, हमारे आर्टिकल्स में पब्लिश होती है तो कहीं ना कहीं जीवन की संभावना और जीवन कितना ज़्यादा व्यवस्थित तरीके से विकसित हुआ है इसके बारे में भी जानकारी हमको प्राप्त होती है। अब चूंकि हम एनवायरमेंट इकोलॉजी के कंटेक्स्ट में इसको कवर अप कर रहे हैं इसलिए ये लाइन हमारे लिए खासा इंपॉर्टेंट नहीं है। जब आप इसका आकार, इसका लुक देखेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि ये बहुत ज़्यादा लंबा और ये येलोइश कलर का, कई बार ये रेडिश कलर का भी दिखाई देता है, और फैलिक स्ट्रक्चर, इसका जो स्ट्रक्चर है इसको फैलिक स्ट्रक्चर नाम दिया जाता है। वर्ल्ड में देखा जाए तो इस प्रजाति के पुष्प लगभग 1000 से कम बचे हैं। सबसे ज्यादा ये इंडोनेशिया में दिखाई देते हैं, परंतु जिस जिस स्थान पर ये मिल रहे हैं वर्ल्ड में ये बहुत कम बचे हैं। परंतु एनवायरमेंट में हर एक स्पीसी का, हर एक प्रजाति का अपना एक इंपॉर्टेंट रोल होता है, इसलिए आवश्यक ये होता है कि आप हर एक प्रजाति को बचाने का प्रयास करें। और इसीलिए IUCN, जो कि इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर संस्था है एक, जो कि ऐसी समस्त प्रजातियों को बचाने का काम करती है जो कि संकटग्रस्त कैटेगरी में है या फिर जिनको खतरा है, इसने अपनी रेड डेटा बुक में भी इसको शामिल किया है। और रेड डेटा बुक में इसका IUCN स्टेटस एंडेंजर्ड आता है, अर्थात ये लुप्त प्राय कैटेगरी में है। इसको बचाने के लिए, इसको संरक्षित करने के लिए प्रयास किया जाना चाहिए। याद रखिएगा कि ऐसा नहीं है कि वर्ल्ड 10 फीट इसकी हाइट है तो वर्ल्ड का ये सबसे बड़ा पुष्प हो गया है। ऐसे और भी कई पुष्प हैं, जैसे तमाम नाम मैंने यहाँ पर दे रखे हैं, आप इस PDF को डाउनलोड करके इसको पढ़ सकते हैं। जो सबसे बड़े पुष्प हैं जिसमें से एक है लेफ्लेशिया अर्नॉल्डी ना, जो कि मलेशिया और इंडोनेशिया वाले सेक्शन में पाया जाता है, दोनों आसपास ही नजर आएंगे। साउथ ईस्ट एशिया की एक कंट्री है, ये दिखने में कुछ इस प्रकार का दिखेगा। जो सेकेंड आती है इसका नाम है ड्रैकुनकुलस वर्गेरिस, है ना, ये ग्रीस और साथ में जो एशियन द्वीप वाला सेक्शन है वहां पर देखने के लिए मिलेगा। कुछ इस प्रकार का ये आप दिखता है, ये बहुत बार न्यूज में रहा है, इसके बारे में अवश्य आपने सुना होगा। और ये जो थर्ड टाइप का है इसको नाम दिया जाता है स्टेपेलिया गिगांटेया, है ना, ये दक्षिण अफ्रीका और तंजानिया वाले सेक्शन में आपको देखने के लिए मिलता है। अब इस पूरे के पूरे वीडियो को यदि आपने लास्ट तक देखा है तो इसको अपनी कॉपी में आप नोट डाउन करें, वहां पर जहां आप एनवायरमेंट इकोलॉजी के कंटेक्स्ट में विभिन्न प्रकार की स्पीसीज के बारे में पढ़ते हैं। और अब यदि आप यूपीएससी एस्पिरेंट हैं और एक सीरियस एस्पिरेंट हैं और आप किसी बैच को ज्वाइन करने का सोच रहे हैं, यदि 2026 आपका टारगेट है तो भी, 2027 आपका टारगेट है तो भी, तो याद रखिएगा स्टडी IQ IAS हिंदी ने अपने मॉर्निंग बैचेस लॉन्च कर दिए हैं, है ना। इन बैचेस का पार्ट बनने के लिए, ये हिंदी माध्यम के छात्रों के लिए हैं, इन बैचेस का पार्ट बनने के लिए आप कमेंट सेक्शन में दिया गया जो लिंक है इस पर क्लिक करके डायरेक्ट वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। और वेबसाइट विजिट किए जाने पर यदि आप AKV लाइव कोड का यूज करते हैं तो यहाँ पर आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। यदि 2026 के स्टूडेंट हैं तो उनके लिए AKV लाइव कोड का यूज किए जाने पर ये बैचेस आपको 28,999 रुपए में, और 2027 के यदि आप छात्र छात्रा हैं तो आपको लॉन्ग टर्म बैच के तहत AKV लाइव कोड का यूज किए जाने पर 34,999 रुपए में ये बैच आपको अवेलेबल कराए जाएंगे। ये बैच स्टार्ट हो रहे हैं 25 नवंबर से। बैच की टाइमिंग है सुबह 8 बजे से। यदि अभी तक आपने एनरोल नहीं किया है तो कमेंट सेक्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें और AKV लाइव कोड का यूज कर आप इन बैचेस का पार्ट बने। धन्यवाद। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।